गजेंद्र अपनी पत्नी सुलेखा और बेटी रेनू, प्रीति और बूढ़ी माँ जानकी के साथ मीरपुर गांव में रहता था। वो सारा दिन नदी में रहकर नाव चलाता और गांव के लोगों को दूसरी ओर पहुंचाता। फिर शाम को थका हारा घर लौटता। जी आ गए आप? राशन लाए हैं या नहीं? हाँ सुलेखा, ये रहा राशन। अब जल्दी से खाने के लिए कुछ बना दो, बहुत भूख लगी है। जी आप बस कुछ देर रुकिए, मैं झट से खाना बना देती हूँ। गजेंद्र थका हुआ था, इसीलिए वहीं जमीन पर लेट गया। अरे बाबा, लगता है आज आप बहुत थक गए हैं। हाँ बेटी, आज सच में तेरा बाबा थक गया है और सर में भी हल्का दर्द है। लाओ, मैं आपका सर दबा देती हूँ। मेरी लाडो हमेशा खुश रहे। कुछ देर बाद गजेंद्र की आंख लग गई। ये बात रेनू अपनी माँ को बताती है। माँ, बाबा तो सो गए। सो गए? अभी तो कह रहे थे बहुत भूख लगी है। सारा दिन बेचारा इतनी मेहनत करता है तो थक जाता होगा। आज तो उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितना थक गया होगा। सुलेखा खाना बनाने में जुट जाती है। फिर अपनी सास और दोनों बेटियों को खाना खिलाने के बाद आखिर में अपने पति को उठाकर उसके साथ खाना खाती है। वाह सुलेखा, तुम्हारे हाथों में कमाल का जादू है। क्या स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम। पता है, कल जो तुमने खाना बांधा था ना, उसमें से एक रोटी हरिया ने भी खाई थी, सब्जी के साथ। वो कह रहा था कि भाभी के हाथों में कमाल का जादू है, उन्हें तो अपना ढाबा खोलना चाहिए। अगले दिन गजेंद्र फिर से नाव लेकर उतर पड़ता है। अरे आ जाओ भाई साहब, बहन जी जल्दी से आ जाओ, तुम सबको नाव से दूसरे गांव छोड़ दूंगा। अरे नाव तो पहले से ही भर गई, मेरे लिए तो जगह ही नहीं है। अरे उर्मिला बहन, आप चिंता मत करो, आ जाओ, जगह मैं करवा ही दूंगा। चलो अब सब थोड़ा थोड़ा आगे की ओर खिसको। आओ उर्मिला बहन, आराम से संभल कर। इस पूरे गांव में तुम ही हो जो सबसे अच्छी नाव चलाते हो, नहीं तो कुछ नाव चालक तो ऐसे हैं जो बस अपनी नाव को ही भरने में लगे रहते हैं। भले ही 2 पैसे कम कमा लो, लेकिन लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकता मैं। यही तो खास बात है आप में भाई साहब, तभी तो हम सब आपकी नाव आने का इंतजार करते हैं। इसी तरह बातें करते हुए वो उन सबको किनारे पर पहुंचा देता है। गजेंद्र का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, इसलिए ज्यादातर लोग उसकी नाव में ही बैठते थे। उसकी इतनी कमाई हो जाती थी कि वो तीनों वक्त पेट भरकर खाना खा सकते। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज रात में बहुत तेज बारिश होती है, जिससे अगले गांव में जगह जगह पानी भर जाता है। लेकिन विकास रोज की तरह अभी भी अपनी नाव निकालकर लोगों के आने का इंतजार करता है। तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को लेकर वहां आता है। बेटा, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, हमारी मदद करो। ऊपर से बारिश का मौसम है। हाँ आइए, जल्दी करिए। गजेंद्र उन्हें अपनी नाव में बिठाकर दूसरे गांव के अस्पताल में ले जाता है और वहां उन्हें भर्ती करवाकर वापस लौट आता है। वो नाव लेकर वापस गांव की तरफ आ रहा होता है कि तेज आंधी तूफान शुरू हो जाता है और काफी तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से नाव का संतुलन बिगड़ने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं नाव पर संतुलन नहीं बना पा रहा हूँ। काफी तेज आंधी तूफान चलने की वजह से नाव का संतुलन बिगड़ जाता है और उसकी नाव पलट जाती है। गजेंद्र भी पानी में डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। गांव वाले उसकी लाश बाहर निकालते हैं। इसकी खबर जब उसके घर वालों को मिलती है तो जैसे उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। गजेंद्र घर में कमाने वाला इकलौता था। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब मैं क्या करूंगी, अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? अरे भगवान, मौत आने की उम्र तो मेरी थी, तूने मेरे बेटे को इतनी कम उम्र में फिर क्यों ही बुला लिया, क्यों बुला लिया? 2 दिन बाद गजेंद्र का दोस्त उसकी नाव उसके आंगन में रख देते हैं। भाभी, ये गजेंद्र की आखिरी निशानी समझकर इसे अपने पास रखना। गजेंद्र के जाने के बाद अब धीरे धीरे उनके घर में आर्थिक तंगी और ज्यादा बढ़ने लगती है और अब तो हालात ऐसे हो गए कि खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं रहा। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। भूख तो माँ मुझे भी लगी है। बाहर तो बहुत तेज आंधी तूफान आ रखा है, बारिश भी बहुत तेज की है, फिर मैं तुम्हें खाना कहाँ से ला कर दूं? उस रोज वो सब पानी पीकर ही सो जाते हैं, लेकिन सुलेखा को उस रोज नींद नहीं आती। वो तो बस यही सोचती रहती है कि वो क्या काम करे। तभी उसे अपने पति की कही बात याद आती है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। फिर उसकी नजर बाहर रखी अपनी नाव पर जाती है और उसे एक आइडिया आता है। वो सुबह होते ही जंगल से लकड़ियां लेकर आती है और उनसे अपनी उस नाव में ढाबा सा बनाकर तैयार कर लेती है। फिर अपना मंगलसूत्र बेचकर कुछ जरूरी सामान ले आती है और अगले दिन से वो नाव ढाबे में खाना बनाकर बेचने लगती है। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन अब कितनी भी तेज बारिश आए, उससे उसका नाव ढाबा डूबने वाला नहीं था।
साथ ही उसने छप्पर बनाकर अच्छी तरह उसे ढक दिया। उसने एक किनारे से अच्छी तरह बांध रखा था। अब लोग अपने गांव में नाव ढाबा देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, क्या कमाल का ढाबा है। अरे ढाबा नहीं, नाव ढाबा। चलो अब चलकर खाना चक्कर देखते हैं। नाव ढाबे के साथ साथ सबको उसका खाना भी बहुत पसंद आता है। अब उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। वाह बहू, ये तो पहले दिन ही कितनी अच्छी कमाई हुई है। हाँ माँ जी, अब हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अब लोग दूर दूर से उनके नाव ढाबे पर आने लगते हैं और अब वो खूब अच्छी कमाई करने लगते हैं, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। बेलापुर गांव में आत्माराम और उसकी पत्नी गायत्री रहते थे। गायत्री चाय की बड़ी ही शौकीन थी। जैसे ही बारिश का मौसम आता तब तो वो बस हर वक्त चाय की ही रट लगाती रहती। उसका पति आत्माराम मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाता था। गायत्री घर संभालती थी, लेकिन वो चाय की इतनी शौकीन थी कि घर में राशन हो ना हो, लेकिन चाय बनाने का हर सामान हर पल उसके घर में रहता था। उसके पति को जब भी मजदूरी मिलती तो वो उसमें से राशन के साथ साथ अपनी चाय पत्ती और चीनी एडवांस में हिलाकर रख ले। इतना सारा चाय बनाने का सामान फिर ले आई? अरे चाय की दुकान खोलने का इरादा है क्या? वाह मेरे पति देव, क्या आइडिया दिया है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो तो तुम्हें सुबह ही पता चलेगा। गायत्री के पास एक पुराना टेबल था। अगले दिन सुबह उसने उस टेबल पर चाय की दुकान लगाने का फैसला किया। वो अपने उस टेबल को घर के बाहर ले आई और उस पर चाय बनाने का सामान रख दिया। मॉनसून का समय था, जिससे मौसम काफी सुहाना हो रखा था। चाय ले लो, सिर्फ 5 रुपए में चाय। आओ आओ, इस सुहाने मौसम में चाय का मजा लो। कुछ ही देर में उसके पास चाय पीने के लिए लोग आने लगे। ठंडी ठंडी हवा, मॉनसून का महीना, सुहाना मौसम और ऊपर से अदरक, इलायची, मसालों वाली चाय। बहन जी, एक कप मुझे भी लेना। ऐसे ही देखते सुबह से दोपहर हो गई। आत्माराम गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर आया। सारा दिन बस लोगों को चाय ही पिलाती रहोगी या घर में खाना भी बनाओगी? हाँ तो कौन सी आफत आ रही है? दिख नहीं रहा बीवी बिजनेस कर रही है, खुद ही जाकर बना लो खाना। लेकिन मेरी माँ, बनाओ किसमें? चूल्हा तो तुम हथिया कर बैठी हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, आज मेरा काम का पहला दिन है, परेशान मत करो। खाना अब सीधा रात को ही खाना, तब तक इस चाय से ही काम चलाओ। लो, एक कप चाय पियो। नहीं पीनी है तुम्हारी चाय। हे भगवान, मैं क्या करूं इस औरत का। काश कि कोई चाय देने वाला पेड़ होता जो सारा दिन बस चाय ही देता रहता। शाम को जब ग्राहक आने बंद हो गए तो गायत्री ने चूल्हा अंदर ले जाकर रख दिया और उसमें खाना बनाने लगी। साथ ही उसने चाय के पतीले में बची हुई थोड़ी सी चाय को अपने घर के आंगन में लगे पेड़ की जड़ों में डाल दिया। सुबह जब गायत्री आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो उसकी नजर उस पेड़ पर गई। अरे, एक रात में इस पेड़ पर इतने फल कैसे लग गए? कल रात तक तो इसमें कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ आत्माराम भी आ गया। हाँ, इसमें तो बहुत सारे फल लगे हैं। चलो एक तोड़ कर देखते हैं। आत्माराम ने फल तोड़ा तो उस फल में से चाय निकली। इस फल में चाय? अब भला ये कैसे हो सकता है? हाँ, चाय, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। कल तुमने मेरी जड़ में चाय डाली थी, इसलिए अब तुम्हें हर रोज चाय मिलेगी। तुम जितनी चाहो उतनी चाय के फल मुझसे तोड़ सकते हो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब हम बिना लागत लगाए ही लोगों को मुफ्त की चाय बेचेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। अच्छा सुनिए जी, ग्राहक आते ही होंगे। तुम जल्दी से इन फलों से चाय निकाल कर केटल में डालो ताकि मैं उन्हें बेच सकूं। उन्होंने जल्दी से केटल में चाय भरी और फिर गायत्री उसे अपने टेबल लगाकर बेचने लगी। गायत्री बहन, आज तुम चाय चूल्हे पे नहीं बना रही? इस केटल में तो ठंडी होगी ना? नहीं भाई साहब, चाय एकदम गर्म है, बस अभी चूल्हे से उतार कर लाई हूँ। इस चाय में बड़ा ही स्वादिष्ट स्वाद है भाई। अब गायत्री के ग्राहक और भी बढ़ गए, क्योंकि जो स्वाद उस पेड़ की चाय का था वैसा स्वाद उन्हें और कहीं नहीं मिला। गायत्री अब खूब मुनाफा कमाने लगी। वो हर रोज सुबह फल तोड़ती और उसमें से चाय निकालकर लोगों को बेचती। एक रोज ऐसे ही रात को बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगे और जोरों की बारिश हुई, जिसमें कि उस पेड़ पर लगे सभी फल टूटकर नीचे गिर गए। ये देख गायत्री बहुत परेशान हो गई और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, ये क्या, सारे फल तो नीचे गिर गए। अब मैं अपने ग्राहकों को मुफ्त की चाय कैसे बेचूंगी? सोचा था अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, अब हम कुछ बचत कर पाएंगे, लेकिन लगता है हमें फिर से दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन काटना होगा। इसके बाद गायत्री उदास होकर दरवाजे पर ही बैठ गई और उसकी वहीं आंख लग गई। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो पेड़ फिर से पूरी तरह चाय के फलों से भरा पड़ा है। ये चमत्कार देख गायत्री और आत्माराम बहुत खुश हुए। फिर बारिश के मौसम में भी गायत्री तिरपाल लगाकर चाय बेचने लगी।
अब तो भरी बारिश में भी लोग उनके यहाँ चाय का स्वाद चखने जरूर आते। उन्हें उस पेड़ की चाय की लत जो लग गई थी। आत्माराम ने भी अब मजदूरी छोड़ दी और वो भी अब अपनी पत्नी का हाथ बटाने लगा। उन्हें अब बिना लागत के चाय बेचकर खूब मुनाफा होने लगा और अब उनकी गरीबी